नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द देव आईएएस अकेडमी में। इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे राजनीतिक तंत्र से संबंधित एमसीक्यू और इसका सेट 11 है। हर सेट में 10 प्रश्न यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं और इसमें पिछले 25 वर्षों के प्रश्नों का अवलोकन हो रहा है 1995 से लेकर 2019 तक के। और एक इस परीक्षा में आए हुए सवाल है, ये है यूपीएससी की सीएससी परीक्षा यानी सिविल सेवा परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए सवाल है और आगामी प्रारंभिक परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आप तक वीडियो हिंदी भाषा में लेकर आ रहा हूँ। मेरा नाम है देवरत्न। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आई बटन पर क्लिक करने पे और डिस्कशन बॉक्स पे जाने पे आपको क्या मिलने वाला है। यहाँ पे आपको भारतीय इतिहास से संबंधित सारे जो एमसीक्यू है पिछले 25 वर्षों में पूछे गए वो यहाँ पे आपको वीडियो के फॉर्म में मिल जाएंगे। ठीक है, आपको वीडियो के फॉर्म में उनको समझाते हुए सारे वीडियो हमने बनाए हैं, तो यदि आप उन लेक्चर्स को देखना चाहते हैं तो वहाँ जाकर भी देखा जा सकता है। चलिए इस सीरीज को शुरू करते हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित कथनों में से उस एक को चुनिए जो मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार के अंतर्निहित सिद्धांत को अभिव्यक्त करता है। मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार के अंतर्निहित सिद्धांत को अभिव्यक्त करता है, ये हमको चूज करना है। ठीक है, 2017 में यह सवाल पूछा गया है। ऑप्शन देखते हैं। ऐसी सरकार के विरुद्ध आलोचना को कम से कम करने की व्यवस्था जिसके उत्तरदायित्व जटिल है तथा उन्हें सभी के संतोष के लिए निष्पादन करना कठिन है। दूसरा है, ऐसी सरकार के कामकाज में तेजी लाने की क्रियाविधि जिसके उत्तरदायित्व दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। अगला है, सरकार की जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की एक क्रियाविधि या फिर उस शासनाध्यक्ष के हाथों को मजबूत करने का एक साधन है जिसका जनता पर नियंत्रण हंसोन्मुख दशा में है। तो यहाँ पे क्या है इसका उत्तर। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो पहला, दूसरा और चौथा जो ऑप्शन है वो इसको संतुष्ट नहीं करते। ठीक है, ऐसी सरकार के विरुद्ध आलोचना को कम से कम करने की व्यवस्था है जिसके उत्तरदायित्व जटिल है तथा उन्हें सभी के लिए संतोष के लिए निष्पादित करना कठिन है। तो ये यहाँ पे गलत है। ठीक है, दूसरा भी यहाँ पे गलत है क्योंकि यहाँ पे दिए गए ऐसी सरकार के कामकाज में तेजी लाने की क्रियाविधि जिसके उत्तरदायित्व दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, तो ये भी इसके अंतर्गत नहीं है, मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार के अंतर्निहित सिद्धांत के अंतर्गत। ठीक है, जो तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की एक क्रियाविधि है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका सी, ये इसका सही उत्तर है। आंसर इसका सी। चौथा भी यहाँ पे नहीं है, चौथा भी गलत है। ठीक है, सरकार का जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की क्रियाविधि के अंतर्गत मंत्रिमंडल का गठन किया जाता है और संघ की कार्यपालिका शक्ति के संचालन में सहयोग देने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है। लोकसभा में जनप्रतिनिधि होते हैं और मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, किसके प्रति उत्तरदायी होती है? ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। आंसर इसका सी। अगला सवाल हम देखते हैं, भारत की संसद किसके या किनके द्वारा मंत्रिपरिषद के कृत्यों के ऊपर नियंत्रण रखती है? मंत्रिपरिषद के कार्य के ऊपर ये नियंत्रण रखती है, किसके द्वारा? सन 2017 में सवाल पूछा गया है। स्थगन प्रस्ताव, प्रश्नकाल, अनुपूरक प्रश्न। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर हमको चुनना है। तो भारत की संसद किसके या किनके द्वारा मंत्रिपरिषद के कार्यों या कृत्यों के ऊपर नियंत्रण रखती है? तो स्थगन प्रस्ताव, प्रश्नकाल और अनुपूरक प्रश्न तीनों ही यहाँ पे सही है। तीनों के द्वारा ये मंत्रिपरिषद पर ये नियंत्रण रखती है, कंट्रोल रखती है। तो तीनों जो यहाँ पे ऑप्शन, तीनों जो कथन दिए गए वो सही है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कूट के अनुसार यहाँ पे इसका सही उत्तर चुनेंगे। केवल एक, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन, एक, दो और तीन। तो यहाँ पे तीनों ही यहाँ पे सही है, तो आंसर हो जाएगा इसका डी, एक, दो और तीन। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका डी। स्थगन प्रस्ताव द्वारा अति आवश्यक महत्व के मामलों को सदन में उठाया जा सकता है और संसद के सदस्य प्रश्नकाल के दौरान मूल प्रश्न के उत्तर से संबंध अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं जिसका जवाब सरकार को देना पड़ता है। इससे होता क्या है, इससे मंत्रिपरिषद स्वेच्छाचारी नहीं होने पाती। ठीक है, मंत्रिपरिषद स्वेच्छाचारी नहीं होने पाती, इस कारण ये चीज यहाँ पे होती है। मंत्रिपरिषद के कृत्यों के ऊपर जो नियंत्रण रहता है इन चीजों से किया जाता है। अगला सवाल है सॉरी, भारत की संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2017 में सवाल पूछा गया है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है या कौन से सही है, ये हमको बताने। कथन दोनों देखते हैं हम। पहले हम देखते हैं पहला वाला, गैर सरकारी विधेयक ऐसा विधेयक है जो संसद के ऐसे सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जो निर्वाचित नहीं किंतु भारत के राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्दिष्ट है।
तो यहाँ पे चलिए इसकी जांच पड़ताल हम करेंगे। गैर सरकारी विधेयक, इसके बारे में पूछा गया यहाँ पे। गैर सरकारी विधेयक ऐसा विधेयक है जो संसद के ऐसे सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जो निर्वाचित नहीं है किंतु भारत के राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्दिष्ट है। तो ये कथन पूर्णतः गलत है। ठीक है, गैर सरकारी विधेयक ऐसा विधेयक होता है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा ऐसे सदस्य द्वारा यहाँ पे प्रस्तुत किया जाता है जो मंत्री ना हो। ठीक है, जो मंत्री ना हो, इसके लिए राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्दिष्ट होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्दिष्ट होने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी ऐसा सदस्य सभा का जो मंत्री नहीं है वो गैर सरकारी विधेयक ला सकता है। ठीक है, तो ये पहला कथन यहाँ पे गलत है। दूसरा हम देखते हैं, हाल ही में भारत की संसद के इतिहास में पहली बार एक गैर सरकारी विधेयक पारित किया गया है। तो ये सवाल सन 2017 का था, तो उस समय का एक करंट अफेयर का सवाल है। तो यहाँ पे 2017 के अंतर्गत ये सवाल है। तो यहाँ पे उस समय ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। ठीक है, इससे पहले भी हो चुका है। तो दोनों कथन यहाँ पे गलत है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है या कौन से सही है ये हमको बताना है। तो दोनों ही गलत है। तो केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक नहीं दो। तो यहाँ पे आंसर आएगा इसका डी। आंसर आएगा इसका डी। गैर सरकारी विधेयक कोई भी संसद सदस्य प्रस्तुत कर सकता है जो मंत्री ना हो। ठीक है, मंत्री ना हो और कोई भी ये कर सकता है जो सदस्य है। इसके लिए राष्ट्रपति द्वारा नामित सदस्य होने की आवश्यकता नहीं है। मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला विधेयक गैर सरकारी विधेयक, सॉरी, जो मंत्री द्वारा जो विधेयक प्रस्तुत किया जाता है उससे बोलते हैं सरकारी विधेयक, और जो मंत्री द्वारा नहीं किया जाता वो होता है गैर सरकारी विधेयक। ठीक है, भारतीय संसद के इतिहास में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात से अब तक 14 गैर सरकारी विधेयक या ऐसे विधेयक जो मंत्री द्वारा नहीं लाए गए हैं वो प्रस्तुत किए जा चुके हैं। ठीक है, तो ये आंसर आएगा इसका डी। दोनों ही कथन यहाँ पे गलत है। अगला सवाल है, लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र से संबंधित सवाल है। 2017 में सवाल पूछा गया लोकसभा के निर्वाचन के नामांकन पत्र के लिए। भारत में निवास करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा दाखिल किया जा सकता है। जिस निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन लड़ा जाना है वहां के किसी निवासी द्वारा दाखिल किया जा सकता है। भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में है दाखिल किया जा सकता है, या फिर भारत के किसी भी नागरिक द्वारा दाखिल किया जा सकता है। तो यहाँ पे किसी भी व्यक्ति द्वारा, मतलब हर किसी के द्वारा यहाँ पे नामांकन पत्र नहीं भरा जा सकता है। यहाँ पे सिर्फ वो कंडीशन सेटिस्फाई होगी जो भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में यानी वोटर लिस्ट में नाम हो, वो दाखिल किया जा सकता है। ठीक है, वो व्यक्ति नामांकन पत्र भर सकता है। ठीक है, जिसका जो भारत का नागरिक हो, पहली कंडीशन, और दूसरा किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में उसका नाम हो। सिर्फ ये तीसरा वाला सही है। यहाँ पे देखिए पहला दूसरा और चौथा यहाँ पे गलत है। क्यों? क्योंकि भारत में निवास करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा दाखिल किया जा सकता है। तो यहाँ पे बहुत सारी कंडीशन है, हम इसके बारे में अभी देखने वाले हैं। तो ये कथन तो सही नहीं है। जिस निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन लड़ा जाना है वहाँ के किसी निवासी द्वारा दाखिल किया जा सकता है, तो ऐसा भी नहीं है। भारत के किसी भी नागरिक द्वारा दाखिल किया जा सकता है, तो ऐसा भी नहीं है। इसके लिए कुछ कंडीशन है जो कि हम यहाँ पे देखने वाले हैं। भारतीय संविधान के अनुसार भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में है अपना नामांकन पत्र दाखिल कर सकता है। चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति के बदले कोई दूसरा भारतीय निवासी उस क्षेत्र का नामांकन दाखिल नहीं कर सकता है। और भारत में निवास करने वाला कोई भी व्यक्ति नामांकन दाखिल नहीं कर सकता, उसे भारत का नागरिक होना आवश्यक है। ठीक है, भारत का नागरिक होना बहुत ही आवश्यक है। और इसके साथ ही चुनाव लड़ने वाले की उम्र 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। मिनिमम एज कितनी इसकी? 25 ईयर्स। 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, और ना ही उसे पागल या दिवालिया होना चाहिए। ठीक है, तो ये कंडीशन है यहाँ पे लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र भरने की। ठीक है, तो आंसर है इसका सी। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2017 में सवाल पूछा गया, उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है ये हमको बताना है, या फिर कौन सा इसमें से सही है ये बताना है। कथन हम पढ़ते हैं, लोकसभा अथवा राज्य की विधानसभा के निर्वाचन में, लोकसभा या राज्य की विधानसभा के निर्वाचन में जीतने वाले उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किए जाने के लिए किए गए मतदान का जितना मतदान वहां पे हो रहा है उस मतदान का कम से कम 50% पाना अनिवार्य है। कैसा है? नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ये व्यवस्था ये है कि बहुमत जिसको प्राप्त हो गया वो यहाँ पे जीत गया, वो व्यक्ति निर्वाचित घोषित हो गया।
ठीक है, ये नियम है यहाँ पे। तो ये 50% का नियम यहाँ पे नहीं है, तो पहला कथन यहाँ पे है गलत। दूसरा कथन हम देखते हैं, भारत के संविधान में अधिकथित उपबंधों के अनुसार लोकसभा में अध्यक्ष का पद बहुमत वाले दल को जाता है तथा उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को जाता है। तो क्या ऐसा भारतीय संविधान में उल्लिखित है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ ऐसी परंपरा है, चली आ रही है कि ऐसा होता है, बाकी ऐसा संविधान में नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे दोनों ही गलत है, ठीक है, ना तो एक ना ही दो। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं उपरोक्त में से कौन सा सही है। कूट के अनुसार केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक नहीं दो, तो दोनों कथन यहाँ पे गलत है। आंसर हो जाएगा इसका डी। अगला सवाल है, भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार। भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार किसके अंतर्गत है? ये सवाल 2017 में पूछा गया है। मूल अधिकार है और नैसर्गिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, या फिर विधिक अधिकार है? तो जानेंगे इसके बारे में। सी और डी वाले जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें विकल्प सी तर्कसंगत लगता है। जो विकल्प सी वाला है, ठीक है, संवैधानिक अधिकार, वो तर्कसंगत लगता है क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 326 द्वारा संविधान के अनुच्छेद 326 द्वारा वयस्कों को मत देने का अधिकार प्रदान किया गया है और पीपुल्स प्रतिनिधित्व अधिनियम भी मत देने का अधिकार प्रदान करता है। किंतु सर्वोच्च न्यायालय संविधान का अंतिम व्याख्याता है और उसी के विचार प्रबल होंगे। सर्वोच्च न्यायालय बनाम भारतीय संघ 2015 PUCL में कहा गया है कि इसमें संदेह नहीं कि मतदान का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है। यह वैधानिक अधिकार लोकतंत्र का सार है और इसके बिना लोकतंत्र नाकाम रहेगा। ठीक है, इसलिए आंसर है इसका डी, विधिक अधिकार है। भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार विधिक अधिकार है। आंसर इसका डी। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2017 में सवाल पूछा गया है, उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है, ये हमको बताने। 3 कथन है यहाँ पे। भारत का निर्वाचन आयोग 5 सदस्यीय निकाय है। क्या जो भारत का निर्वाचन आयोग है 5 सदस्यीय निकाय है? नहीं, ऐसा नहीं है, ये 3 सदस्यीय है। 3 सदस्यीय है, ठीक है। यहाँ पे एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, मुख्य चुनाव आयुक्त, और 2 होते हैं चुनाव आयुक्त, ठीक है। मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 होते चुनाव आयुक्त। तो यहाँ पे ये पहला कथन गलत है, ठीक है, 5 सदस्यीय नहीं है। अगला है, संघ का गृह मंत्रालय आम चुनाव और उपचुनाव दोनों के लिए चुनाव कार्यक्रम तय करता है। क्या ये संघ का गृह मंत्रालय ऐसा करता है? आम चुनाव और उपचुनाव दोनों के लिए चुनाव कार्यक्रम तय नहीं, ये नहीं करता है, ये गलत है। ये करता है चुनाव आयोग ही करता है, ठीक है, चुनाव आयोग का एक कार्य है। तो दूसरा कथन भी यहाँ पे गलत है। तीसरा हम देखते हैं, निर्वाचन आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन या विलय से संबंधित विवाद निपटाता है। हाँ, तो ये सही है, तीसरा कथन यहाँ पे सही है। निर्वाचन आयोग का एक कार्य है, ठीक है, राजनीतिक दलों के जो मान्यता प्राप्त है राजनीतिक दल, उनके विभाजन या विलय से संबंधित विवाद को निपटाता है। तो यहाँ पे तीसरा कथन यहाँ पर सही है। उपरोक्त कथनों में से हम उपरोक्त कूटों में से हम देख लेते हैं कौन सा यहाँ पे सही है। केवल 1 और 2, केवल 2, 2 और 3, केवल 3। तो यहाँ पे केवल 3 ऑप्शन सही है। आंसर हो जाएगा इसका डी। आंसर हो जाएगा इसका डी। और यहाँ पे जो मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन या विलय से संबंधित जो विवाद रहते हैं उसको चुनाव आयोग हल करता है, किंतु इसके फैसले को न्यायालयों में चुनौती दी जा सकती है, ठीक है, ये भी याद है, इसके फैसले को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन सा सही है, ये हमको बताना है। 2018 में सवाल पूछा गया। कथन पढ़ते हैं, पहली लोकसभा में विपक्ष में सबसे बड़ा राजनीतिक दल स्वतंत्र पार्टी था। पहली लोकसभा में विपक्ष में सबसे बड़ा राजनीतिक दल स्वतंत्र पार्टी था। तो ये सही है क्या? नहीं, ये सही नहीं है। ये थी CPI पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ये सबसे बड़ा जो विपक्ष का जो दल था वो था, ठीक है, CPI। तो पहला कथन यहाँ पे गलत हो जाता है इस प्रकार। दूसरा कथन हम देखते हैं, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को सर्वप्रथम 1969 में मान्यता दी गई थी। तो ये सही, ये कथन बिल्कुल सही है, ठीक है। इसके बारे में और हम जानेंगे आगे। तीसरा कथन हम देखते हैं, लोकसभा में यदि किसी दल के न्यूनतम 75 सदस्य ना हो तो उसके नेता को नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता नहीं मिल सकती। तो यहाँ पे देखिए, नेता प्रतिपक्ष के लिए नियम क्या है? नेता प्रतिपक्ष के लिए नियम है सदस्य संख्या, ठीक है, सदस्य संख्या का 10%, ठीक है, 10% जो हिस्सेदारी है, मतलब जो सदस्य है इसके पास, तो वो नेता प्रतिपक्ष बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 75 सदस्य यहाँ पे बोले गए। अब सीट है यहाँ पे 543, ठीक है, 543 का 10% कितना होगा? यहाँ पे 10/100 हो जाएगा, ये गया, और ये हो जाएगा 54.3
ये मोटे मोटे तौर पे हम ले लें 55, ठीक है। 55 सदस्य कम से कम उसके पास होने चाहिए, तब वो नेता तब वह नेता मतलब उस दल का नेता जो है नेता प्रतिपक्ष बन सकता है। तो यहाँ पे 75 है तो ये संख्या गलत है, यहाँ 55 यदि होती तो ये सही हो जाता। तो तीसरा कथन यहाँ पे गलत है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है ये हमको बताना है। तो केवल दूसरा कथन यहाँ पे सही है, केवल 1 और 3, केवल 2 केवल 2 और 3, 1 2 और 3, तो दूसरा कथन सही, तो आंसर हो जाएगा इसका भी केवल 2। पहली लोकसभा में सीपीआई विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, और दूसरी और तीसरी लोकसभा में विपक्ष के नेता के रूप में किसी को मान्यता नहीं मिली, ठीक है। पहली, दूसरी और तीसरी लोकसभा में विपक्ष के नेता के रूप में किसी को मान्यता नहीं मिली, और चौथी लोकसभा के दौरान दिसंबर 1969 में राम सुभग सिंह को विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता मिली, ठीक है। और लोकसभा में विपक्ष के नेता के लिए उस पार्टी को लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 10% स्थान प्राप्त होने चाहिए, ठीक है। 55 सदस्य, आंसर है इसका बी। अगला सवाल हम देखते हैं, भारत की संसद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति इसकी संवीक्षा यानी छानबीन सूक्ष्म परीक्षण करती है और सदन को सूचित करती है कि जो विनियम, नियम, उपनियम, उपविधि आदि बनाने की शक्ति संविधान द्वारा प्रदत्त है या सदन द्वारा प्रत्यायोजित है, उनका कार्यपालिका द्वारा इन प्रत्यायोजनों यानी डेलीगेशन की परिधि के भीतर उचित प्रयोग हो रहा है, ठीक है। तो भारत की संसद के संदर्भ में कौन सी संसदीय समिति है जो इसकी समीक्षा करती है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन है सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति, अधीनस्थ विधान संबंधी समिति, नियम समिति, कार्य सलाहकार या बिजनेस एडवाइजरी समिति। तो ये समिति है अधीनस्थ विधान संबंधी समिति, आंसर है इसका बी, ठीक है। सरकारी आश्वासन संबंधी समिति नहीं है, नियम समिति नहीं है, और कार्य सलाहकार समिति, बिजनेस एडवाइजरी समिति भी नहीं है, केवल ये वाली है, आंसर इसका बी, अधीनस्थ विधान संबंधी समिति। सभापति द्वारा नाम निर्देशित 15 सदस्यों की अधीनस्थ विधान संबंधी समिति इस बात की परिनिरीक्षा करने और राज्यसभा को यह प्रतिवेदन करने के लिए होती है कि क्या नियमों, विनियमों, उपविधियों, योजनाओं अथवा अन्य परिनियत संलेखों को बनाने की संविधान द्वारा प्रदत्त या संविधान द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग यथास्थिति उस परिधान या प्रत्यायोजन के अंतर्गत रूप से किया गया है या नहीं, ठीक है। ये यहाँ पे ये समिति होती है अधीनस्थ विधान संबंधी समिति, ठीक है, आंसर है इसका बी। अगला सवाल है धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा कथन सही नहीं है। ये जो वर्डिंग रहती है इसमें आप ध्यान दीजिए कि सही है या सही नहीं है। ये वाले आप यदि पहले से आपको माइंड में क्लियर रहेगा तो आप अच्छे से ऑप्शन को देख पाएंगे। 2018 में सवाल पूछा गया, चलिए ऑप्शन हम देखते हैं। किसी बिल या विधेयक को धन विधेयक तब माना जाएगा जब इसमें केवल किसी कर के अधिरोध, उन्मूलन, माफी, परिवर्तन या विनियमन संबंधित प्रावधान हो, या फिर धन विधेयक में भारत की संचित निधि एवं भारत की आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा से संबंधित उपबंध होते हैं, या फिर धन विधेयक भारत की आकस्मिकता निधि से धन के विनियोजन से संबंधित होता है। धन विधेयक भारत सरकार द्वारा धन के उधार लेने या कोई प्रत्याभूति देने के विनियमन से संबंधित होता है। तो यहाँ पे जो धन विधेयक के संबंध में यहाँ पे पहला कथन, दूसरा कथन और तीसरा कथन सही है, ठीक है। पहला, दूसरा और चौथा सही है, तीसरा कथन यहाँ पे गलत है। धन विधेयक भारत की आकस्मिकता निधि से धन के विनियोजन से संबंधित होता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। इसके बारे में और हम देखते हैं कि अनुच्छेद 110 के अंतर्गत धन विधेयक की परिभाषा दी गई है और इसके तहत विधेयक धन विधेयक तब समझा जाएगा यदि उसमें केवल निम्नलिखित सभी के लिए विषयों से संबंधित प्रावधान है, ठीक है। ये विषय है, इससे संबंधित प्रावधान है तो वो धन विधेयक कहलाएगा। चलिए यह धन विधेयक हम देख लेते हैं। इसके बारे में कर लगाना, कर कम करना या कर बढ़ाना, उसको नियमित करना, इसमें उसमें कोई परिवर्तन करना हो। अगला है भारत सरकार की ओर से ऋण लेना,
नियमित करना या किसी अधिभार में कोई परिवर्तन करना हो। अगला है भारत की संचित निधि या आकस्मिकता निधि में कुछ धन डालना हो या निकालना हो। भारत की संचित निधि में से किसी व्यय के संबंध में धन दिए जाना हो। भारत की जमा पूंजी में से किसी भी व्यक्ति किए जाने की घोषणा करना या ऐसे व्यय को बढ़ाना हो। अगला है भारत की संचित निधि तथा सार्वजनिक लेखों में धन जमा करने या लेखों की जांच पड़ताल करनी हो तथा उपरोक्त 1 से 6 ये 1 से लेकर 6 में उल्लिखित विषयों में संबंधित विषय। अगला है धन की आय तथा व्यय के प्रति अन्य किसी प्रकार का मामला हो। तो ये है धन विधेयक जो लाए जाते हैं उससे संबंधित प्रावधान कि इतनी कंडीशन होगी तो धन विधेयक लाया जाएगा। तो यहाँ पे पहला दूसरा और चौथा इससे संबंधित है, सिर्फ तीसरा नहीं है, ये गलत है। तो यहाँ पे हमको कथन सही नहीं है बताना, तो आंसर हो जाएगा इसका सी। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका सी। आई होप ये 10 प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे। जो MCQ का सेट है 11, इससे संबंधित जो भी प्रतिक्रिया आप कमेंट का जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।